निडल स्टिक इंजरी, और इसमें ज़्यादा हम जो बात करेंगे रिगार्डिंग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड रिगार्डिंग द इन्फिल्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, विल टॉक रिगार्डिंग दैट एंड कॉम्प्लिकेशंस एवरीथिंग। और इसमें निडल स्टिक इंजरी का क्लासेस होगा, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, विल सी दैट। और आईवी कन्वुलेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन, वो सारे अलग वाला क्लास होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा है। सेंट्रल लाइन का क्लास बड़ा है, हालांकि हमने लिया हुआ है एक क्लास है जो कि कार्डियक कैथेटराइजेशन, हालांकि वहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्लासेस रिगार्डिंग सेंट्रल लाइन, पर वो क्लास अलग है कार्डियक कैथेटराइजेशन का, सेंट्रल लाइन का क्लास अलग है, वो हम अलग से लेंगे। आर्टेरियल लाइन, सेंट्रल लाइन, वो अलग क्लास होगा। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग आईवी कन्वुलेशन एंड द निडल स्टिक इंजरी। चलिए तो शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। आई थिंक सो कि क्लास जो टॉपिक है हमने पहले से बताया हुआ था, और थ्योरी क्लास जो है वो आईवी कन्वुलेशन का सब लोग किए होंगे। क्या है क्या थ्योरी वाला क्लास आईवी कन्वुलेशन का? थ्योरी वाला क्लास किए हो? हाँ या ना बोल दो एक बार। मैं ऑडिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. थ्योरी वाला क्लास किए हो? आईवी Yes, sir. कन्वुलेशन का क्लास किए हो? Yes, sir. ओके। एंड निडल स्टिक इंजरी का क्लास? Yes, sir. ओके। सो ऑलरेडी थ्योरी क्लास है निडल स्टिक इंजरी और आईवी कन्वुलेशन का, नर्सिंग फाउंडेशन वाला क्लास के अंदर अवेलेबल है। अगर नहीं किए हो अभी तक, वो वाला थ्योरी क्लास करो, सो दैट विल गेट टू नो कि निडल स्टिक इंजरी में क्या क्या थ्योरीज हमें जानना चाहिए। ये दोनों क्लास अगर मिला दें, आईवी कन्वुलेशन एंड निडल स्टिक इंजरी, ये कुछ अराउंड 3 आवर्स का क्लास होगा। ठीक है, ये दोनों का क्लास अराउंड 3 आवर्स का होगा, जो कि हम पूरा कंप्लीट थ्योरी नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा ड्यूरिंग एमसीक्यूज, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आईवी कन्वुलेशन एंड निडल इंजरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना चाहिए। तो शुरू से एंड तक देखना जरूरी है जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। शुरू से एंड तक, क्लास से शुरू तक एंड तक देखने से बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगा, और एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कोई अगर क्वेश्चन आए तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाए। ठीक है, चलो तो पहला वाला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस एसोसिएटेड विद द निडल स्टिक और शार्प इंजरी आर डैश? स्कैल्पेल ब्लेड्स। इसका मतलब है क्वेश्चन ये पूछा सिंपल सा कि कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से ज्यादातर निडल स्टिक इंजरी होता है? स्कैल्पेल ब्लेड्स, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, विंग स्टील निडल्स, आईवी कैथेटर स्टिलेट्स। क्या लग रहा है बताओ? Sir, disposable Disposable syringe. syringes. ऑप्शन बी, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर द कॉमन डिवाइसेस। ये सबसे ज्यादातर डिस्पोजेबल सिरिंज के वजह से ही ज्यादातर निडल स्टिक इंजरी होता है। और एनएसआई के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी जो क्लास लिया है, उसमें हमने बताया था कि निडल स्टिक इंजरी के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल सिरिंज के वजह से होता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इसी का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर परसेंटेज लेके चलें, तो डिस्पोजेबल सिरिंज की वजह से अराउंड 31% जो है ना, वो डिस्पोजेबल सिरिंज की वजह से ही निडल स्टिक इंजरी होता है, एंड सूचर निडल अराउंड 24%। ठीक है, स्कैल्पेल ब्लेड की वजह से 8% शार्प इंजरी होता है, एंड विंग स्टिलेट निडल की वजह से 5%, एंड आईवी कैथेटर स्टिलेट की वजह से 3%, एंड फ्लेबोटोमी निडल्स 3%। सो अगर देखें सबसे कॉमनेस्ट डिवाइस और सबसे ज्यादा जो है ना निडल स्टिक इंजरी होता है किसके वजह से, द आंसर विल बी योर डिस्पोजेबल सिरिंज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि परसेंटेज किसका ज्यादा है यहाँ पे, आंसर विल बी डिस्पोजेबल सिरिंज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, of the following the greatest risk of transmission from an infected patient to a healthcare worker following a needle stick or sharp injury is with dash? सबसे of the following इनमें से सबसे ज्यादा risk of transmission from an infected patient to the healthcare worker आफ्टर ए निडल स्टिक इंजरी किसका ज्यादा है? एचआईवी का ज्यादा चांस है ट्रांसमिशन का पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर, एचबीवी का, हेपेटाइटिस बी वायरस का, हेपेटाइटिस सी वायरस का, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का? क्या लग रहा है बताओ?
Sir, option B. HIV. Answer is hepatitis B virus. Answer is hepatitis B virus is the most common and the greatest risk of transmission is hepatitis compared to HIV. ठीक है, HIV से ज्यादा हेपेटाइटिस बी का चांसेस है ट्रांसमिशन का। याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन होगा। हेपेटाइटिस सी तो है नहीं, HIV और हेपेटाइटिस बी अगर कंपैरिजन के तौर पर देखें तो हेपेटाइटिस बी का ज्यादातर रिस्क है ट्रांसमिशन का कंपेयर टू HIV। ठीक है, है ना, बोलो। जो ट्रांसमिशन का या नेडल स्टिक इंजरी की वजह से जो ज्यादातर इन्फेक्शन होता है हम ये बोलते हैं ना वो ट्रिपल एच का। तो ट्रिपल एच का इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है या ट्रिपल एच का ट्रांसमिशन होता है। पहला वाला एच मतलब क्या आ रहा है, HIV। सेकेंड एच मतलब क्या, हेपेटाइटिस बी वायरस। एंड नेक्स्ट एच मतलब आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। ये तीनों का ट्रांसमिशन का चांसेस है और सबसे ज्यादा किसका है, द आंसर इज हेपेटाइटिस बी। इज इट क्लियर? Yes, Is it sir. clear? चलो, Yes, sir. so to prevent the risk of transmission हमें क्या करना पड़ता है, we have to follow the barrier technique। ठीक है ना, we have to follow the barrier technique। so हमें क्या 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 barrier methods या फिर हमें क्या क्या basically precaution लेना होता है while we are doing some kind of मतलब प्रोसीड्यूर्स और इन्वासिव प्रोसीड्यूर्स। क्या क्या लेना होता है, हमें ग्लोव्स लेना होता है, ठीक है, हमें Gloves. गाउन्स लेना होता है, गाउन ठीक है ना, मास्क लेना होता है एंड गॉगल्स लेना Mask. होता है। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं सबसे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सबसे ज्यादा जो रिस्क है निडल स्टिक इंजरी का वो डिस्पोजेबल सिरिंज के साथ होता है, राइट। अभी डिस्पोजेबल सिरिंज को बेसिकली कौन सा वाला टाइम है, बेसिकली जब हम ड्रॉ करते हैं या फिर जब पेशेंट को देते हैं, या फिर कौन सा वाला वो पर्टिकुलर टाइम है जहां पर ज्यादा कॉमनली निडल स्टिक इंजरी होता है, कौन बोलेगा? Sir, in the time of recapping. वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज या फिर द मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ द निडल स्टिक इंजरी बाय द डिस्पोजेबल सिरिंज। द आंसर इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकैपिंग। ठीक है ना, जब रिकैप किया जाता है उस टाइम पे मतलब पेशेंट को दे दिया हमने, उसके बाद हम सिरिंज को जब रिकैप करते हैं तो बेसिकली रिकैप नहीं करना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, व्हाट यू शुड नॉट डू, हमें क्या क्या चीजें जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1 रिकैपिंग, क्योंकि Recapping. सबसे ज्यादा जो रिस्क है निडल स्टिक इंजरी का वो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकैपिंग। ठीक है ना, और क्या नहीं करना चाहिए, ब्रेक और बेंड, ब्रेक और बेंड हमें नहीं कराना चाहिए निडल को। ठीक है ना, बाय हैंड हमें ब्रेक और बेंड नहीं कराना चाहिए। नंबर 3 और क्या अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी यूज ऑफ द निडल हमें नहीं कराना चाहिए। हाँ या ना बोलो। एंड यू शुड नॉट लीव, हमें नहीं छोड़ना चाहिए शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एट द बेड साइड। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एट द बेड साइड में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, नेवर पास। पास मतलब मान के चलो तुमने कोई इंजेक्शन को लोड किया और दूसरा पर्सन को जब देने जाते हो, वो एक क्रूशियल टाइम होता है जहां पर निडल स्टिक इंजरी होगा। सो नेवर पास द सिरिंज। ठीक है ना, नेवर पास द सिरिंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पास नहीं कराना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम व्हेन देयर विल बी निडल स्टिक इंजरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो Yes, sir. डिस्पोजेबल सिरिंज को जैसे टर्म ही आता है कि डिस्पोज कराना होगा। तो डिस्पोजेबल मतलब हमें इसको यूज करने के बाद इसको डिस्पोज करना है। सो हाउ टू डिस्पोज, यहाँ पर डिस्पोज करना पड़ेगा। नंबर 1 यू हैव टू यूज द पीपीसी। कौन सा वाला बकेट में डालेंगे? पीपीसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन के हिसाब से इसे हमें कहाँ पर डालना होता है?
पंक्चर प्रूफ कंटेनर। पीपीसी मतलब क्या? पंक्चर, पंक्चर प्रूफ कंटेनर। एंड ये पंक्चर प्रूफ कंटेनर का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है? कौन बोलेगा बताओ? Right. व्हाइट होता है। White कलर color कोड का. विल बी ऑफ व्हाइट, मतलब व्हाइट बकेट में हमें डालना होता है डिस्पोजेबल सीरीज को। और आजकल आ गया ना ये डिस्पोजेबल सीरीज को हम डायरेक्टली पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर तो डालते हैं, पर आजकल आ गया ऐसे बॉक्स वाला, जहां पर हमें क्या करना होता है, इसको ना डालना होता है एक लिक्विड के अंदर डायरेक्टली। इसके अंदर कौन सा वाला लिक्विड होता है बताओ? जहां पर हमें निडल को डालना होता है, कौन सा वाला बताओ? निडल को डालने के लिए इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो कौन सा वाला सोल्यूशन होगा? डिसइंफेक्टेंट। कौन सा होगा? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। याद रखना क्या? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के अंदर निडल को डालना होता है और डिस्पोज करना होता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप आफ्टर नीडल स्टिक और शार्प इंजरी। हमें क्या करना चाहिए? पहला वाला स्टेप क्या है? ए एक्सप्रेस और सॉक द वुंड, बी अप्लाई caustic agent like bleach to the wound, C inject antiseptics or disinfectants into the wound, D gently wash the exposed area with the soap and water without scrubbing. Gently wash the Gently wash the Option exposed D. area. Option Sir, D. option D. Gently wash the exposed area with soap and water without scrubbing. So हमें do's and don'ts यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्या क्या हमें करना चाहिए एंड क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। do's and don'ts। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला वाला स्टेप है do's, हमें क्या करना चाहिए? निडल स्टिक इंजरी के बाद यू हैव टू स्टे काम। ठीक है, as per the guidelines, CDC guideline we are talking about, you have to stay calm। ठीक है, remove the gloves, remove the glove appropriately। नंबर थर्ड इज important, that is washing, वॉश करना होगा। ठीक है ना, वॉश thoroughly with running water, thoroughly, thoroughly with running water and the soap। ठीक है, अगर आंख में आ गया है या फिर मुंह के अंदर आ गया, जो भी हम निडल स्टिक इंजरी के बाद, या फिर मतलब ये मान के चलो जैसे कि हम पेशेंट को दे रहे थे उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी मतलब ये मान के चलो देने के टाइम कभी कभी क्या होता है ना, वो निडल से छिटक जाता है। छिटकने के बाद अगर वो आंख में आ गया या फिर मुंह के अंदर आ गया, then you have to irrigate the eyes and mouth, irrigate, irrigate the eyes and the mouth and then report, इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? कभी भी स्क्वीज नहीं करना, आई मीन डूज के अंदर स्टे काम, रिमूव द ग्लोव्स, वॉश थोरोली विद रनिंग वाटर एंड सोप, इरिगेट द आईज एंड माउथ एंड देन रिपोर्ट। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट पैनिक। ठीक है, देन डू नॉट स्क्वीज, स्क्वीज नहीं करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्क्वीज करना चाहिए या नहीं। डू नॉट, do not sock, do not sock the prick area, do not sock the wound। ठीक है, do not prick, I mean do not squeeze, do not panic, do not suck the wound and do not use any chemicals, do not use, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ब्लीच हो गया, हमें नहीं यूज करना। अल्कोहल हुआ, नहीं यूज करना है। ठीक है, नंबर थर्ड जैसे एंटीसेप्टिक हो गया, हमें नहीं यूज करना। डिटर्जेंट हुआ, यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, सो दिस आर द डोंट्स ऑफ द निडल स्टिक इंजरी। आफ्टर निडल स्टिक इंजरी हमें क्या करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। फॉलोइंग ए निडल स्टिक और शार्प इंजरी द हेल्थ केयर पर्सनल्स रिपोर्ट and the medical record should contain gas।
अगर हम रिपोर्ट करने जाते हैं कि हाँ हमारा नीडल स्टिक इंजरी हुआ, तो वो रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें होना चाहिए। Date and time of the exposure, B details about the exposure source, C detail about the counseling, post exposure management and follow up, D all of the above. Sir, So option D. all of the above. Sir, all of the above. All of Very the good. Option All D. of the above is the correct answer. Next question आते हैं, how long should the post exposure prophylaxis या PEP for HIV continue after an occupational exposure? मतलब HIV जब एक्सपोजर मान के चलो जैसे NSI हुआ और वो HIV का पता चला कि वो HIV का पेशेंट था, ठीक है ना। अभी HIV पेशेंट को एक्सपोज होने के बाद हमें कितना दिन तक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को लेना होता है, ठीक है। A 7 days, B 4 weeks, C 8 weeks, D 4 months. Sir, option B. 4 weeks. Yes, very good. हमें 4 weeks 4 लेना days. होता है, मतलब once daily OD करके लेना होता है, once daily टैबलेट लेना होता है, once daily for 28 days, ठीक है ना। तो कौन सा टैबलेट लेना होता है, मैंने क्या बोला था, TLE, ठीक है ना। TLE मतलब क्या, T stands for टेनोफोविर, टेनोफोविर, ठीक है, जो कि 300 mg का आता है। L stands for what, लामीवुडिन, 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 ये भी 300 mg का आता है। And then E stands for what, इफाविरेंज, इफाविरेंज, ये 600 mg। मतलब ये कुल मिला के ना एक ही टैबलेट आता है, a single tablet, a single tablet contains the TLE, ठीक है ना। टेनोफोविर 300 mg, लामीबुडिन 300 mg and ifavirenz 600 mg. A single tablet you have to take OD into 28 days. Is it clear? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सर TLD भी आता है सर, डॉल्यूटाग्राविर 650 का। डेफिनेटली, बट as per the Indian guideline, प्लीज म्यूट रखना एक बार। हाँ, तो ये इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से हम इफाविरेंज को और लामीबुडिन टेनोफोविर को आज पहला गाइडलाइन के हिसाब से हम लेते हैं। बाद में क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, पर अभी के लिए एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इफाविरेंज के रिगार्डिंग पूछेगा। अगर इफाविरेंज का अगर किसी को मतलब मान के चले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, देन वी कैन रिप्लेस विथ अदर ड्रग्स, ठीक है। सो अगर इफाविरेंस का रिएक्शन नहीं है, ज्यादातर लोगों का इफाविरेंस को लेके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो अगर किसी को होता है देन वी कैन चेंज, अदरवाइज द इफाविरेंस हैज टू बी टेकन, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो, सो दिस हैज टू बी टेकन ओडी, मतलब दिन में एक बार लेना होता है अप टू 28 डेज। सो आंसर विल बी आफ्टर एक्सपोजर, after exposure we have to give the prophylaxis for 4 weeks or 28 days. Is it clear? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a CDC recommendation regarding work control practices that can prevent or lessen the incidence of percutaneous injuries? Which of the following is a CDC recommendation? CDC recommendation के हिसाब से, ठीक है, कौन सा वाला यहाँ पे प्रोसीड्योर है दैट कैन प्रिवेंट और लेसन, जो कि कम कराएगा या फिर प्रिवेंट करेगा द इंसिडेंस ऑफ NSI और percutaneous injury? A double gloving, B using hand to hand passage of sharp instruments, C using pointed sharp tipped scalpel blades instead of round tipped blades, D avoiding alternative cutting methods such as blunt electrocuttery and laser devices. पहले नीचे से चलते हैं, पहला वाला डी आता है, अवॉइड अल्टरनेटिव कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में ज्यादातर हम मान के चलते हैं ब्लेड यूज करते हैं। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं जैसे ब्लंट इलेक्ट्रोकटरी या फिर लेजर डिवाइसेस, इलेक्ट्रोकटरी एंड लेजर डिवाइसेस यूज करने से क्या होगा, इसमें तो ब्लेड नहीं होता, तो इसमें शार्प इंजरी होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो डी तो नहीं हो सकता शार्प इंजरी, हाँ या ना। परक्यूटेनियस इंजरी या स्किन मतलब नेडल स्टिक इंजरी होने का पॉसिबिलिटी इसमें तो नहीं है,
ठीक है। सी बोल रहा है यूजिंग, क्या ये समझ में आ गया डी वाला? अवॉइड, अगर हम अवॉइड करेंगे इलेक्ट्रोकटरी या फिर लेजर डिवाइसेस यूज करना, तो फिर ज्यादा हम क्या यूज करेंगे? ब्लेड यूज करेंगे। अगर ब्लेड यूज करेंगे तो ज्यादा इंजुरी होने का पॉसिबिलिटी होगा। सो यूज दिस शुड नॉट अवॉइड इट। ठीक है ना, हमें यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? अल्टरनेटिव कटिंग मेथड, जैसे इलेक्ट्रोकटरी या फिर लेजर डिवाइसेस यूज करना। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं सी, यूजिंग पॉइंटेड शार्प टिप्ड स्कैल्पेल ब्लेड्स इंस्टेड ऑफ राउंड टिप्ड ब्लेड। अगर हम पॉइंटेड शार्प टिप स्कैल्पेल ब्लेड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ राउंड टिप ब्लेड, तो इंजरी होने का पॉसिबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा ये भी तो होगा। नहीं हो सकता, ज्यादा। ये भी तो नहीं हो सकता। बी, यूजिंग हैंड टू हैंड पैसेज ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने बोला था क्या शार्प इंस्ट्रूमेंट ऐसे हम पास करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं नो सर। कराना चाहिए, नो। ठीक है ना, नहीं कराना चाहिए। सो एज पर द गाइडलाइन हमें ये समझ में आ रहा है ये तीनों तो नहीं करना। अगर कोई करना है तो फिर डबल ग्लोबिंग, ये हो सकता है पॉसिबल आंसर। सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर, आई मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, विल टॉक अबाउट, चलो नेक्स्ट आते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिखा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज नॉट अवेलेबल फॉर व्हिच ब्लड बर्न पैथोजन? एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नन ऑफ द अबव। हेपेटाइटिस सी सर। हेपेटाइटिस सी। इसके लिए अवेलेबल नहीं है, द आंसर इज हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई प्रोफाइलैक्सिस हमें अवेलेबल हमारे पास है नहीं। हेपेटाइटिस के लिए क्या अवेलेबल है? हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है, प्लस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, है ना, दोनों अवेलेबल है। और एचआईवी के लिए हमने तो पढ़ा अभी, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एआरटी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है ना, वो हमारे पास कोई अवेलेबल है नहीं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आई मीन ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे रिगार्डिंग एनएसआई। ठीक है, एनएसआई में पहला वाला आता है क्या, अगर मान के चलते हैं किसी को एनएसआई हुआ, नीडल स्टिक इंजरी हुआ, तो पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? जस्ट अ मिनट। नीडल स्टिक इंजरी हुआ, अभी नीडल स्टिक इंजरी के बाद हमें देखना चाहिए कि सोर्स क्या है। अगर सोर्स पॉजिटिव है कोई चीज को लेके, मतलब हो सकता है हेपेटाइटिस को हो, या फिर एचआईवी को हो, या फिर एचसीवी को हो, या हेपेटाइटिस सी वायरस को मतलब लेके हो, वो उसके लिए क्या होगा? या फिर पेशेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर अननोन है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सो निडल स्टिक इंजरी के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ एनएसआई। ठीक है, सोर्स क्या है जिससे हमें निडल स्टिक इंजरी हुआ? तो दो चीज हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है? यहाँ पे दो चीज होगा, क्या? एक है नोन सोर्स या फिर अननोन सोर्स। अननोन सोर्स। ठीक है ना, क्या हो सकता है? अगर हमें निडल स्टिक इंजरी हुआ तो हमें नहीं पता कि मतलब किस, मतलब निडल स्टिक इंजरी हुआ और हमें नहीं पता कि मतलब पेशेंट कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं अननोन सोर्स। ठीक है, एक हो सकता है क्या, अननोन सोर्स, जो हमें नहीं पता निडल स्टिक इंजरी कब हो गया, कैसे हुआ, किससे हुआ, हमें नहीं पता। नेक्स्ट आते हैं, एक है नोन सोर्स। ठीक है, नोन सोर्स एंड अननोन सोर्स, यही दो चीज हो सकता है, राइट? अभी अननोन सोर्स अगर है, हमें नहीं पता वो कौन है। ठीक है, अगर अननोन सोर्स है तो क्या है, अगर नोन सोर्स है तो क्या है? अगर नोन सोर्स है, हमें पता है अगर वो है कौन, तो हमें पूछना चाहिए भाई तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, है या ना? बोलो, बात समझ रहे हो क्या? यस सर। अगर यस सर। नोन सोर्स है, हम अगर तुम्हें पेशेंट पता है, तुमने पेशेंट को दिया, उसके बाद प्रिक हो गया, और तुम्हें पता है पेशेंट वहां पे बैठा हुआ है, तुम्हें पता है वो पेशेंट कौन है, देन यू हैव टू आस्क कि तुम्हें कोई
मतलब उसके बाद NSI हुआ और तुम्हें जाके पूछना चाहिए कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई भी चीज को लेके, HIV या फिर HbSAg या फिर HCV को लेके। तो हमें यहाँ पे भी नॉन सोर्स का जो पेशेंट बताएगा ना, वो 3 चीज बता सकता है। क्या बताएगा? भाई मैं पॉजिटिव हूँ, बता सकता है, या फिर ये बताएगा कि मैंने टेस्ट किया था, मैं नेगेटिव हूँ, या फिर ये बताएगा मुझे नहीं पता। है ना? बोलो। तो 3 चीज हो सकता है यहाँ पे। नॉन सोर्स, अगर पेशेंट पता है कौन है, देन वी कैन गेट 3 डिफरेंट आंसर्स। क्या आंसर होगा? आइदर क्या होगा, देयर विल बी अ नेगेटिव आंसर, मतलब पेशेंट नेगेटिव हो सकता है, या फिर द पेशेंट विल बी अननोन, पॉजिटिव। नहीं पता है, मतलब ये नहीं बताएगा कि मुझे नहीं पता। हाँ या ना बोलो। या फिर हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो पेशेंट बोलेगा कि मैं नेगेटिव हूँ, या फिर बोलेगा कि मुझे नहीं पता, या फिर ये बोलेगा कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। ये तीनों में से कोई एक आंसर बनेगा। अगर नेगेटिव है तो फिर क्या क्या देना? अगर नेगेटिव है, हमें पता कि वो पेशेंट को HIV नहीं है, HbSAg नहीं है, या फिर HCV का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना? पहला वाला स्टेप है फर्स्ट एड। ठीक है ना? क्या देना है? फर्स्ट एड देना। मतलब किसको देना है? पेशेंट को नहीं, हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है ना? हेल्थ केयर वर्कर को क्या देना? फर्स्ट एड। जहां से मतलब ब्लीडिंग हो रहा है वो जगह को हमें थरोली वॉश करना है, उसके बाद इसको ड्रेसिंग करना है। प्लस साथ में क्या देना? वैक्सीन देना। कौन सा वाला वैक्सीन? TD। बात समझ गए? हाँ या ना बोलो। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, नंबर 2। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि पेशेंट बोल दिया कि मैं नेगेटिव हूँ, और तुम तो उसको पकड़ के नहीं लाओगे ना कि भाई आ जाओ मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करूंगा। ठीक है ना? ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ट्रिपलेट टेस्ट। किसका करना है यहाँ पे? ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है ना? ट्रिपलेट टेस्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है। नंबर 3, उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट। ये हो गया अगर पेशेंट बोला कि मैं नेगेटिव हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो, अगर यहाँ पे ट्रिपल एच टेस्ट हेल्थ केयर वर्कर का पॉजिटिव आया, वो अलग बात है, फिर क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो इतने में बंद हो गया। फर्स्ट एड TD और ट्रिपल एच नेगेटिव, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट कर दिया, फाइन, चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर पेशेंट अननोन है तो वेल काउंसिल द पेशेंट। पेशेंट को काउंसिल करो। ठीक है ना? काउंसिल द पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। काउंसलिंग करने के बाद क्या करोगे? भाई चलो तुम्हारा हमें क्या करना? ट्रिपलेट टेस्ट करना है। ठीक है? काउंसलिंग फॉर क्या? ट्रिपलेट टेस्ट। ट्रिपलेट टेस्ट किसका करना है यहाँ पे? पेशेंट का। ठीक है ना? ट्रिपलेट टेस्ट ऑफ पेशेंट। कहाँ पे देखो, ट्रिपलेट टेस्ट किसका कहाँ पर करना होता है वो याद रखना जरूरी है। यहाँ पे नॉन सोर्स में जब नेगेटिव बताया पेशेंट, हमने यहाँ पे पेशेंट का और ट्रिपल एच टेस्ट नहीं कराते। यहाँ पे ट्रिपल एच टेस्ट किसका होता है? हेल्थ केयर वर्कर का। हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अननोन सोर्स है, हमें नहीं पता ना। पेशेंट पेशेंट बोलेगा कि मुझे नहीं पता, मुझे है या नहीं है। ठीक है ना? तब काउंसलिंग करना कि भाई चलो थोड़ा ट्रिपल एच टेस्ट कराएंगे, हम पैसा भरेंगे। ठीक है ना? नहीं तो वो नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि मैं क्यों जाऊंगा, पैसा मुझे क्यों भरना। ठीक है ना? वो नहीं जाएगा, तो हमें हाथ से देना होगा। ठीक है ना? वो ट्रिपल एच टेस्ट कराओ। करने के बाद फिर क्या करना? ठीक है ना? ट्रिपल एच टेस्ट के बाद क्या होगा? तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? अगर रिजल्ट दो चीज मिलेगा, रिजल्ट में क्या होगा? इधर पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। दो चीज होगा ट्रिपल एच टेस्ट का रिजल्ट। है या ना? इधर नेगेटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है? इज इट क्लियर? है या ना बोलो। Yes, sir. अगर नेगेटिव है, फाइन, यहाँ पे चलो क्या करना? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ट्रिपल एच टेस्ट, मतलब हमारा हेल्थ केयर वर्कर का, एंड रिपोर्ट कर देना है। अगर पॉजिटिव आया, अननोन सोर्स से पॉजिटिव आ गया, क्या करेंगे भाई? अननोन मतलब अननोन सोर्स तो नहीं, पेशेंट बताया कि मुझे नहीं पता, और अभी आ गया ट्रिपल एच टेस्ट पॉजिटिव, तो फिर ये दोनों साथ में जाएगा। जब ये पेशेंट पॉजिटिव आया, या फिर अननोन जो था पहले वो भी पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव किसको लेके आएगा? पॉजिटिव 3 चीज को लेके आएगा। पॉजिटिव किसका? आइदर हेपेटाइटिस
बी का पॉजिटिव होगा ट्रिपल एच टेस्ट जब करते हैं। जब ट्रिपल एच टेस्ट कराएंगे तब क्या होगा, इधर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा, नहीं तो एचआईवी का पॉजिटिव होगा, या फिर एचसीवी का पॉजिटिव होगा। है या ना, बोलो, इज इट क्लियर? Yes. है या ना, बोल दो। यस सर। चलो, तो अब यहाँ तक आ गए, तो यस सर। हेपेटाइटिस बी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, एचआईवी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, एचसीवी के लिए वो देखेंगे। अभी अननोन सोर्स है, जब मैंने बताया कि नेडल स्टिक इंजरी है और सोर्स है नोन सोर्स, हमें पता है पेशेंट कौन है, तो उस टाइम पे हमें तीन चीज मिलता है। पेशेंट को पूछेंगे, वो बोलेगा नेगेटिव है इधर, या फिर वो बोलेगा मुझे नहीं पता, या फिर पॉजिटिव बोलेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट एड, टीडी एंड ट्रिपल एच टेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर एंड देन रिपोर्ट करेंगे। अननोन अगर है तो काउंसलिंग होगा, ट्रिपल एच टेस्ट। तो ट्रिपल एच टेस्ट में दो चीज आएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आता है तो तीन चीज को लेकर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और एचसीवी। अगर अननोन सोर्स है, पेशेंट हमें नहीं पता पेशेंट कौन है, अगर सोर्स अननोन है देन टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव के तरह इसको लो, मतलब ये मान के चलो, मतलब निडल स्टिक इंजरी जो हुआ है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना, फॉलो अप करना होता है। 0 डे में हमें क्या करना होगा, 0 डे में ट्रिपल एच टेस्ट, देन आफ्टर 3 मंथ्स फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है ना, हमें फिर ट्रिपल एच का टेस्ट कराना होगा। तो ये टेस्ट अगर नेगेटिव आता है देन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम टेस्ट नहीं कराएंगे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है, जो पॉजिटिव आएगा उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, अगर अननोन सोर्स है विल टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है, चलो, सो अननोन सोर्स के लिए क्या है, तो अननोन सोर्स या फिर नॉन सोर्स पॉजिटिव, इनमें अगर मान के चलते हैं हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव आया, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पहला वाला आता है ट्रीटमेंट, क्या पहले देंगे फर्स्ट एड पेशेंट को, मतलब पेशेंट तो नहीं, हेल्थ केयर वर्कर को पहले फर्स्ट एड देंगे, प्लस साथ में क्या, टीडी। दिस इज कॉमन। ठीक है, ये पूरा कॉमन है सारे मतलब केसेस में, फर्स्ट एड एंड टीडी ये पहले दिया, मतलब दे देंगे। उसके बाद हेपेटाइटिस बी लिए क्या, हेपेटाइटिस बी के लिए क्या अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन आईसीसी। नंबर थर्ड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये कंप्लीट कराएंगे। वैक्सीन कब दिया जाता है, 0 डे, मतलब ऑन द डे ऑफ एनएसआई। उसके बाद क्या, 1 आफ्टर 1 मंथ, एंड देन ऑन 6 मंथ्स। 6 months. तो 3 डोज दिया जाएगा इसमें, 3 डोज दिया जाएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए, 0 डे, 1 मंथ एंड 6 मंथ्स। इज इट क्लियर, आइए ना बोलो, सर हेपेटाइटिस बी का एक बूस्टर डोज आता है ना? और एक बार बोलो। हेपेटाइटिस बी का एक बूस्टर डोज आता है ना? हमें यहाँ पे बूस्टर डोज नहीं लेना ना, बूस्टर डोज आता है लेकिन, ठीक है, ओके सर। तो हमें 3 डोज लेना होता है, 0 डे, 1 मंथ एंड 6 मंथ्स में लेना होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, उसके बाद क्या करेंगे, द रिपोर्ट। बात समझ गए, उसके बाद रिपोर्ट कराएंगे। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना यस सर। बोलो। Yes, sir. So this is regarding the hepatitis B positive अगर आता है, and even we can go for the triple S test for the healthcare worker. So this is the explanation कि hepatitis B के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर मान के चलते हैं अगर HIV का है, तो अगर HIV पॉजिटिव है तो ये वाला केस में क्या करेंगे, नंबर 1 अगेन फर्स्ट एड देना है प्लस टीडी। उसके बाद क्या करना, नंबर 2 TLE। ठीक है, TLE में क्या आ रहा है बताओ, T stands for what, जल्दी बताओ। Tenofovir, Tenofovir, very lamivudine, good. L, lamivudine, lamivudine, and E stands for Ifavirenz. ठीक है, सो ये तीनों ड्रॉप चलेगा, कितना दिन के लिए चलेगा, ODN टू 28 डेज। ठीक है, दिस इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का गाइडलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नंबर 3 टेस्ट फॉर ट्रिपल एच।
ठीक है। अगर HIV पॉजिटिव के तरह हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे अननोन सोर्स है, HIV पॉजिटिव के तरह मान के चल रहे हैं, तो फिर हम टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये कंफर्म हो गया कि हेपेटाइटिस बी पेशेंट का, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, नोन सोर्स है, पॉजिटिव है, मान के चलते हैं वो HIV का पॉजिटिव पेशेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल एच टेस्ट हम कर रहे हैं वो किसके लिए है? दिस इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, यहाँ पे यही याद रखना है, HIV के लिए अगर मान के चलते हैं पेशेंट ने बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ, फिर भी हमें हेल्थ केयर वर्कर का ट्रिपल एच टेस्ट कराना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद नंबर 4 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग हेपेटाइटिस, आई मीन सॉरी HIV के रिगार्डिंग। अगर HCV के रिगार्डिंग बात करें, उसके लिए कोई हमारे पास ना वैक्सीन अवेलेबल है ना ही कोई ड्रग्स अवेलेबल है। उसके लिए क्या कराना, बस फर्स्ट एड TD देना है और कुछ नहीं है, और उसके बाद रिपोर्टिंग करना, एंड देन वी कैन गो फॉर द ट्रिपल एच टेस्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर। सो HCV के लिए क्या अवेलेबल है? HCV के लिए कुछ नहीं है, क्या? वी हैव टू गो विद द फर्स्ट एड प्लस TD। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे? ट्रिपल एच टेस्ट, इसका हेल्थ केयर वर्कर, एंड देन रिपोर्ट। ठीक है, तो इतना हमारे पास है निडल स्टिक इंजरी के लिए क्या क्या हमें फॉलो अप करना है, क्या चीजें करना होता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के लिए। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। What does the CDC recommend to do after a needle stick accident? A, wash area with the soap and water. B, report injury to supervisor. C, use bleach immediately. D, both A and B. सर Both ए A एंड and बी B. Sir, option D. Both A and and B. B. Wash कराना है and report injury to the supervisor. That's correct. But we should not use any kind of bleach, alcohol, detergent, etc. We should not use it. And this is wrong. है ना, बोलो। सो क्या क्या नहीं कराना चाहिए? डू नॉट, जल्दी बताओ। डू नॉट Yes, sir. स्क्वीज, डू नॉट Do स्क्वीज not squeeze. ठीक है, Do डू not नॉट squeeze, सॉक, ठीक है, sock, देन डू नॉट यूज, डोंट पुट इनटू द माउथ डू नॉट यूज डोंट केमिकल्स, यूज एनी केमिकल्स ठीक है, तो ये डू नॉट होना चाहिए। ठीक है, और क्या कराना चाहिए? डूज के अंदर क्या आता है बताओ? wash Be the area calm. with soap and वॉश, रिमूव water. द ग्लोव्स ठीक है, वॉश वॉश कराना चाहिए thoroughly पहले। ठीक है, वॉश कैसे get the करेंगे? eyes and mouth रनिंग वाटर, रनिंग वाटर प्लस सोप। ठीक है, रनिंग वाटर एंड सोप। ये तुम्हें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या करना चाहिए, और डूज के अंदर ये वाला आता है, पहले वॉश करना चाहिए। ठीक है, एंड स्टे काम, स्टे काम, ठीक है ना, एंड रिमूव ग्लोव्स, रिमूव ग्लोव्स, रिमूव ग्लोव्स। ग्लोव्स पहने हो और निडल स्टिक इंजरी हो गया, ग्लोव्स पहन के नहीं रखना, रिमूव द ग्लोव्स। इज इट क्लियर? हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. यस सर नंबर 4, अगर आंख या फिर माउथ के अंदर आ गया, देन यू हैव टू इरिगेट। ठीक है ना, इरिगेट आईज एंड द माउथ, क्लियर। एंड देन नंबर 5, रिपोर्ट। So this is regarding the do's after the needle stick injury. Next आते हैं, the size of the IV cannula used for the neonates 28, 24, 22 and 20. 24. 24. 4, 24. It is 24. 28 तो नहीं आता है, 26 तक आता है। ठीक है ना, 26 and 24 can be used. 26 can be used for the yes, newborn babies or neonates, and 24 can be used for infant and neonate. ठीक है ना, और 22 एंड 20 ज्यादातर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में लगाया जाता है। चिल्ड्रंस में 22 यूज किया जा सकता है, एंड चिल्ड्रंस मतलब आफ्टर, मतलब मान के चलो 6-7 years वी कैन यूज 22, एंड बेसिकली 20 को हम एडल्ट में लगाते हैं। 20 कभी कभी 18 लगाया जाता है, 22 भी कभी कभी हम लगाते हैं एडल्ट में। सो चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स 22 हो सकता है, 20 ज्यादातर एडल्ट में। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द एडल्ट्स, 20। ठीक है,
अब यहाँ पे कलर कोडिंग वाला एक क्लास है, मैंने जब बताया था कि आईवी कानूला का क्या क्या कलर कोडिंग है, और निमोनिक भी मैंने बताया था कलर कोडिंग के हिसाब से। तो हमारा पहला आता है क्या, 14 गॉस का पहला आता है, उसके बाद 16 गॉस, देन 18 गॉस, 20 गॉस, 22 गॉस, 24 एंड देन 24 24 गॉस, देन 24 and 26 26. गॉस। 14 गॉस का कलर क्या होता है? ऐसे कलर पे भी Orange एग्जाम में color. क्वेश्चन पूछेगा, ऑरेंज Orange कलर। color. ऑरेंज। ठीक है ना। वो पहला आ रहा है कौन सा, ऑरेंज कलर वाला। Orange color. ठीक है, उसके बाद क्या, ग्रे Grey कलर। color. Grey color. वेरी गुड। ये Grey. वाला ग्रे Then या after फिर ग्रे ऐसा भी लिखा होगा, सो ग्रे कलर वाला। उसके बाद 18 ग्रीन मतलब कलर green ग्रीन color. कलर वाला। उसके बाद पिंक Pink कलर color. पिंक पिंक कलर वाला, एंड 22 इज ब्लू योर कलर ब्लू Blue ब्लू color. कलर। Blue color. 24 is your येलो कलर Yellow. येलो Yellow Yellow. color. yellow Then color, purple color. and Purple Purple color. या 26 is फिर your violet color. पर्पल और वायलेट। ठीक है, सो इसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बताया था, जो तुम्हें पसंद है वो वाला निमोनिक याद रख सकते हो। तो पहला वाला निमोनिक क्या है बताओ। नंबर 1 निमोनिक, ओ गॉड, गल्फ प्लेयर बीट यंग पाकिस्तानी। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं, ओ मतलब ऑरेंज, जी स्टैंड्स ऑरेंज फॉर Orange. ग्रे कलर, एंड Gray नेक्स्ट color. जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन। ग्रीन Green. कलर Green तो color. यहाँ पे ग्रे और ग्रीन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ग्रे और ग्रीन अगर डिक्शनरी में देखोगे ना, तो पहला वाला कौन आएगा, ये वाला ग्रे आएगा पहले। Gray आता है. ठीक है ना, जी आर, उसके बाद ए आता है, ग्रीन में क्या आ रहा है, जी आर ई आता है, तो ग्रीन पहले कौन आएगा, ग्रे आएगा ना। आगे ठीक है ना, तो जी आर ए ग्रे, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने बोला कि अगर दो चीज यहाँ पे कंफ्यूजन है जी और जी को लेके, ग्रे और ग्रीन में, तो पहले कौन आएगा, ग्रे आएगा। ठीक है, प्लेयर का पी, पी स्टैंड्स फॉर पिंक, पिंक एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, ब्लू यंग, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, एंड येलो पी स्टैंड्स फॉर पर्पल पिंक, आई मीन सॉरी पर्पल Purple. और Purple वायलेट। और violet. ठीक है ना, पर्पल और वायलेट। यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन होता है दो पी के बीच में, यहाँ पे भी वही सेम चीज ले सकते हो, पी आई पहले आएगा कंपेयर टू पी यू, है ना, बोलो पहले पिंक उसके बाद पर्पल। बात समझ में आ रहा है, यस सर Yes, sir. you can remember this. So number 1 mnemonic, तो पहला वाला निमोनिक, ओ गॉड गल्फ प्लेयर बीट यंग पाकिस्तानी। नंबर 2 निमोनिक हमारे पास है, ओ गणेश गायतोंडे। वो गणेश गायतोंडे पिंकी भाभी का पीवी करा दो. वाह, पूरा याद रखियो, वो वैसे एक्चुअली गायतोंडे पिंकी भाभी का पीवी करा दे। पीवी करा दो. ठीक है, यहाँ पे ओ जी जी, ठीक है ना, उसके बाद पी, भाभी का पी, एंड पी, यहाँ पे पी का याद रखना, पी स्टैंड्स फॉर पीला, पीला मतलब येलो कलर। चलो. ठीक है, एंड वी इज द वायलेट और पर्पल कलर। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। तो इतना ये दो निमोनिक है, जो तुम्हें पसंद है वो वाला यूज कर सकते हो। एंड इसमें और भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आईवी कानुला का, रिगार्डिंग फ्लो रेट एंड द लेंथ, मैंने बताया हुआ है। वो क्लास अगर देखोगे, कलर कोडिंग वाला क्लास, वहां पे मैंने अच्छा से बताया हुआ है कि कलर कोडिंग वाला क्लास में अगर देखो वो फ्री है, कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री है, उसमें मैंने बताया हुआ है लेंथ के रिगार्डिंग एंड फ्लो रेट के रिगार्डिंग, एंड इवन कि कौन सा साइज है जिसको हमें एडल्ट में देना है, किसको नियोनेट में देना है, इन्फेंट में कौन सा वाला देना है, वो सारी चीजें वहां पे और ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अगर कलर कोडिंग क्लास देखोगे, वहां पे वेंचुरी मास के रिगार्डिंग बताया हुआ है कलर कोडिंग, एंड देन ब्लड कलेक्शन ट्यूब जैसे वैक्यूम टेनर बोलते हैं, उसका भी है निमोनिक वहां पे, और सारे डिटेल है वहां पे कलर कोडिंग का। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है, ठीक है, और सक्शन कैथेटर का है, एयरवे, मतलब एयरवे का डिफरेंट साइजेस हैं, और कलर कोडिंग उसका है, उसमें मैंने बताया हुआ है। पॉलिस कैथेटर का है, रायल्स ट्यूब का है, वो सारे चीजें वहां पे कलर कोडिंग विथ
निमोनिक मैंने बताया हुआ है, वो वाला क्लास देखोगे तो डेफिनेटली 1 मार्क तो मिल जाएगा। कलर कोडिंग से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो कलर कोडिंग वाला क्लास देखो, उसमें बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा रिगार्डिंग कलर कोडिंग एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन वहां से तो डेफिनेटली पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द पेरिफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16 गॉस? Gray. Option B. The ग्रे gray कलर। color. Gray. आंसर इज द ग्रे कलर। पिंक वाला Gray कौन color. सा बता? पिंक का साइज क्या है बताओ? 20. 20. 20 गॉस, वेरी गुड। येलो का क्या आ रहा है बताओ? 24. 24. 24. 24. 24 गॉस। एंड ग्रीन आ रहा है 24. 18. 18. 18 18. गॉस, ठीक है ना। 18. ये याद रहना जरूरी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is not a precaution to be taken in case of a patient with a central IV line? अगर किसी का सेंट्रल आईवी लाइन लगाया गया है, सेंट्रल कैनुला लगाया गया है और सेंट्रल कैथेटर लगाया गया है, तो इसमें से कौन सा प्रिकॉशन हमें, मतलब इसमें से कौन सा एक प्रिकॉशन नहीं है, नॉट ए प्रिकॉशन, C. ठीक है ना। C. Change line. Yes. Optimal site selection. B. Hand hygiene. C. Changing the line every day. अगर किसी का सेंट्रल लाइन लगाया गया है, क्या हम एवरीडे चेंज कराएंगे? ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। डी. स्किन एंटीसेप्सिस। आंसर बताओ। C. C. Changing line every day. सेंट्रल लाइन, ठीक है। सेंट्रल लाइन को हम डेली चेंज नहीं करते, इज इट क्लियर? सेंट्रल लाइन को कभी भी डेली चेंज नहीं किया जाता। मतलब कब चेंज किया जाता है, कौन बोलेगा? व्हेन टू चेंज द सेंट्रल लाइन? Any sepsis or मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से अगर बात करें, सेंट्रल लाइन को मतलब कितने दिन में एक बार चेंज किया जाता है? जल्दी बोलो। 14 days. तो डिपेंडिंग ऑन, ये रेंज होता है क्या सेंट्रल लाइन का? सेंट्रल लाइन का जो रेंज है ना, वो 7 to 28 डेज का है, डिपेंडिंग ऑन कि कंडीशन क्या है, हेल्दी है या नहीं, उस हिसाब से फिर हम चेंज इसको करते हैं। तो बेसिकली अगर आईवी थेरापी का हम बात करें टाइम, मतलब ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, जब हम कैनुलेशन करते हैं तो इसका 3 डिफरेंट ड्यूरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हम लगाए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आईवी कैनुला लगाए हैं, जो कि पेरिफेरल में, जैसे कि 4 आर्म में जैसे लगाते हैं, उसमें हम 7 दिन तक मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रखा जा सकता है, जहां पर हम बेसिकली आईवी कानुला को लगाते हैं। आईवी कानुला शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कितना? 7 डेज के लिए रख सकते हैं मैक्सिमम। तो आईवी कानुला 7 डेज के लिए रख सकते हैं। कहां पर रखेंगे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4 आर्म में अगर लगा गया है तो उसको हम 7 डेज तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिड टर्म। मिड टर्म मतलब जो कि 7 डेज के आगे चलेगा, मतलब अगर हमें पेशेंट को ज्यादा लंबा टाइम के लिए रखना है तो फिर ये आईवी कानुला को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? सेंट्रल लाइन लगाना चाहिए, एंड दैट शुड बी प्लेस्ड अराउंड 7 to 28 डेज तक हम रख सकते हैं, ठीक है ना। 7 to 28 डेज तक रख सकते हैं। तो सेंट्रल लाइन इज द चॉइस। सेंट्रल लाइन इज द चॉइस फॉर मिड टर्म आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट। सेंट्रल लाइन कहां पर रखेंगे, मतलब कहां पर प्लेस किया जाता है? बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट। देखा होगा जुगुलर नेक में जो जुगुलर वेन होता है, उसमें ज्यादातर हम सेंट्रल लाइन को लगाते हैं। मैं आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा भी एक पिक्चर कहां पर रखते हैं। बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है ना, मान के चलते हैं ये हो गया हेड और ये हो गया नेक, ठीक है ना। नेक का एक ट्रायंगल ऐसा आता है, मतलब ये मान के चलो स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, तो ये ऐसे जाता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ऐसे जाता है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का, जैसे कि स्टर्नम से मास्टोइड प्रोसेस एंड क्लेविकल से मास्टोइड प्रोसेस, देयर आर 2 डिफरेंट हेड्स ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, वन फ्रॉम द क्लेविकल, दूसरा फ्रॉम द स्टर्नम। जब वो दोनों मर्ज होते हैं, द अपर हेड, द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वहां से हमें इंसर्ट करना होता है, जो जहां पर जुगुलर वेन तक हम पहुंचेंगे। मतलब ये ज्यादातर क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछेगा कि ट्रायंगल कहाँ पर मिलता है, वो सारी चीजें
पर मैं बताया कि इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना वो कहाँ पर बेसिकली मतलब हमें इंसर्ट करना होता है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर समव्हाट की जुगुलर वेन में हम डालते हैं सेंट्रल लाइन। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट, नेक में डाला जाता है। नंबर 2, और कहाँ पे डाल सकते हैं? सबक्लेवियन। सबक्लेवियन वेन में भी सेंट्रल लाइन लगाया जा सकता है। नंबर 3 इज योर फीमोरल। ये तीनों में से सबसे बेहतर होता है कौन सा? इंटरनल जुगुलर वेन। तो आईजेबी में ज्यादातर हम सेंट्रल लाइन को लगाते हैं। इज इट क्लियर? जो कि 7 से 28 दिन तक वहां पे हम रख सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज। जब पढ़ेंगे हम सेंट्रल लाइन, वहां पे पढ़ेंगे क्या क्या इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फ्लूइड मैनेज आईवी मैनेजमेंट कराना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें लगाना होगा लॉन्ग टर्म के लिए पीआईसीसी लाइन, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। ठीक है ना? तो पीआईसीसी मतलब क्या रहा है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, सो ज्यादातर ये जो पीआईसीसी लाइन लगाया जाता है वो कहां पर लगाते हैं? नंबर 1 द सेफलिक वेन, नंबर 2 basilic vein, and number 3 is the median cubital vein. इसको हम अराउंड लॉन्ग टर्म मतलब रख सकते हैं, कितना दिन तक रख सकते हैं? अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, अप टू 6 मंथ्स हम रख सकते हैं पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर या पीआईसीसी लाइन को। ठीक है, अगर हमें और भी लंबा टाइम के लिए चाहिए, जैसे कि केमो अगर किसी को देना, देन यू हैव टू गो विद द पोर्ट इम्प्लांटेशन। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, पोर्ट इम्प्लांटेशन। मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसीड्योर है जहां पर हमें डायरेक्टली पोर्ट को लगाना होता है, इम्प्लांट किया जाता है, हार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, एंड दिस कैन स्टे अप टू 5 years। ठीक है, एंड दिस विल बी प्लेस्ड बिटवीन द सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। ये दोनों के बीच में पोर्ट को इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कावा के बीच में पोर्ट को इम्प्लांट किया जाता है, एंड इट विल स्टे अप टू 5 years। मोस्ट कॉमनली केमो के लिए यूज किया जाता है फॉर कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डिफरेंट सेंट्रल लाइन या आईवी लाइन के लिए मतलब ड्यूरेशन क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लिए कि ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन, हैंड हाइजीन एंड चेंजिंग लाइंस एवरीडे एंड स्किन एंटीसेप्सिस, ये चारों अगर कंपैरिजन के तौर पर देखें तो सेंट्रल लाइन बेसिकली हम एवरीडे चेंज नहीं कराते। दिस कैन स्टे अप टू 7 to 28 days। ठीक है ना? तो इसलिए हमें चेंज एवरीडे नहीं कराना। दिस इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. yes sir चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 liter ऑफ नॉर्मल सलाइन इज डैश। 0.9 ग्राम्स हमें चाहिए, 9 ग्राम्स चाहिए, 900 ग्राम्स चाहिए, 90 ग्राम्स चाहिए। 0.9. 0.9 ग्राम। क्यों? तो ये बोला है ना 1 लीटर, 1 लीटर बनाने के लिए कितना चाहिए? 9 ग्राम सर। तो नॉर्मल सलाइन में Option B. कितना सोडियम क्लोराइड रहता है बताओ? NaCl इज इक्वल टू 0.9%। 9 ग्राम। हाँ या ना बोलो। 0.9 यस परसेंटेज यस। मतलब क्या? 0.9 परसेंटेज मतलब क्या? 0.9 ग्राम पर 100 ml। 100 ml. ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? 1000 ml चाहिए, क्योंकि 1 लीटर में कितना चाहिए क्वेश्चन पूछा। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एंड इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो ये हो गया कितना? 1000 ml। है या ना बोलो? ये कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। सिंपल सा है ना बोलो? या फिर ऐसे बोल सकते Yes, हो sir. कि अगर 1000 ml में, आई मीन सॉरी 100 ml में 0.9 है, तो फिर 1000 ml में कितना होगा? सिंपल है, 0.9 into 10। है ना बोलो? सो दिस इज 9 Yes, ग्राम। sir.
जो भी तुम कैलकुलेट करो पर 9 ग्राम ही आएगा। द आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. आते हैं द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.45% ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी 0.45% of sodium chloride is dash 154 milliosmol per liter, 278 milliosmol per liter, 308 milliosmol per liter या फिर 512 milliosmol per liter। 278. तो ये मतलब हाफ स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड है या ना। हमें कितना बेसिकली 0.9% का मतलब नॉर्मल सलाइन बेसिकली हम यूज करते हैं जो कि आइसोटोनिक होता है, राइट। अगर हम 0.45% सोडियम क्लोराइड लेते हैं या हाफ NH जिसे बोलते हैं, तो ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट। हाइपोटोनिक होता है, नॉट हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें जो ऑस्मोलालिटी होता है हाफ स्ट्रेंथ NH में वो है 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड अगर बात करें रिगार्डिंग 0.9 मतलब या फिर मान के चलते हैं 0.9% NaCl वाला केस में, तो उसमें कितना होता है 2, कौन बोलेगा 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है ना, वो उसमें ऑस्मोलैरिटी है 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लेकिन हाफ स्ट्रेंथ NH का जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पे एक कंपैरिजन के तौर पर देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोलैरिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोलैरिटी। कौन बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोलैरिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोलैरिटी। नहीं बता सकते, चलो मान के चलते हैं हमने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। Higher concentration to lower concentration. तो मान के चलते हैं हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाना है, मान के चलते हैं सॉल्ट सोल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया 1 kg, ठीक है। एंड सोल्यूशन मतलब इसमें सोल्यूशन में वाटर ले लिया, वाटर कितना लिया, मान के चलते हैं हमने वाटर लिया 1 लीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें 1 kg का सॉल्ट है, ठीक है ना। 1 kg सॉल्ट है इन 1 kg सॉल्ट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना, बोलो। सो जब हम कंपैरिजन के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पे 1 लीटर में कितना अमाउंट का सल्यूट है वो हम एक्सप्रेस अगर करेंगे तो वो बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। अगर हम ये बोलेंगे कि 1 लीटर नहीं, हम बोलेंगे कि 1 kg, 1 kg वाटर में एक कितना अमाउंट का सॉल्ट है, तो वो बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे डिफरेंस बस यूनिट का है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला है कि मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये ऑस्मोलैरिटी नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, ये ऑस्मोलैरिटी नहीं बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्योंकि यहाँ पे लीटर में सारा चीज दिया हुआ है। अगर लीटर एक यूनिट है, लीटर में अगर पूछा है तो ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी अगर पूछा है केजी में, यूनिट अगर केजी है तो फिर ये हो जाएगा ऑस्मोलैरिटी। तो अगर ऑस्मोलैरिटी का डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन ये बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर केजी सॉल्वेंट। एंड ऑस्मोलैरिटी क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो वो बस डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, क्या कोई पर केजी के हिसाब से मतलब नाप रहा है कंसेंट्रेशन को सॉल्यूशन का, तो वो दूसरा नाप रहा है कौन सा, लीटर, ठीक है ना। दोनों में यही डिफरेंस है ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी के बीच में। तो यहाँ पे अगर लीटर हमने लिया तो फिर ये क्या होना चाहिए था, दिस विल बी योर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी कब बोलते, अगर ये बोलता 154 मिली ऑस्मोल
पर केजी, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज ऑस्मोलालिटी। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिंगर लैक्टेट आईवी इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रिंगर लैक्टेट के अंदर कौन सा नहीं है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। Bicarbonate. बाइकार्बोनेट 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 बिल्कुल भी रिंगर लैक्टेट में नहीं है। रिंगर लैक्टेट में क्या क्या चीजें होता है? रिंगर लैक्टेट का कंपोजिशन बताओ, कौन बोलेगा? Sodium, What is the potassium, composition of ringer lactate? sodium chloride, Yes, sodium sodium lactate, chloride, potassium sodium chloride, lactate, and sodium lactate, very good. और क्या? potassium chloride and calcium chloride. Very good. Potassium chloride and Calcium calcium chloride. chloride. तो इसलिए बेसिकली सोडियम होता है, क्लोराइड होता है एंड पोटेशियम होता है, थोड़ी ना बाइकार्बोनेट होगा। बात समझ रहे हो ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट है क्या? No, sir. चलो No, नेक्स्ट sir. चलते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द आईवी साइट इज डैश। आईवी साइट में अगर हमें प्रेशर अप्लाई करना तो हमें क्या चाहिए? अल्कोहल स्वाब, बेटाडीन स्वाब, स्टीराइल स्वाब, adhesive बैंडेज। Sterile swab. Sterile swab. आंसर इज स्टीराइल स्वाब, जी नॉट सर। अल्कोहल स्वाब। बेटाडीन स्वाब, अल्कोहल स्वाब या फिर adhesive बैंडेज नहीं चाहिए, वी नीड स्टीराइल स्वाब। Next question is a patient is to receive an IV infusion containing potassium chloride. When starting this IV infusion, the nurse should select dash. पोटेशियम क्लोराइड को हमें क्या करना होता है? अगर मान के चलो हमें कोई पेशेंट को देना है पोटेशियम क्लोराइड, तो हमें आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमें कौन सा चीज सिलेक्ट करना है? ऑप्शन है द antecubital space in the client's arm, B, a vein in the back of client's dominant arm, C, the largest possible vein in the client's arm, D, a vein in the back of client's non-dominant arm. सर शायद सी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैन। बताओ क्यों? What is the reason behind it? सबसे बड़ा वाला वेन हम क्यों चूज करेंगे? सबसे मोटा वाला वेन हम क्यों चूज करेंगे? पोटेशियम बॉन्डिंग सेंसेशन। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड लीड्स टू, जल्दी बताओ, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन कॉल्ड फ्लेबाइटिस। इन्फ्लेमेशन। Oil inflammation. ठीक है ना? वो ज्यादातर क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता, मतलब करा देता है, फ्लेबाइटिस कराता है। सो पोटेशियम क्लोराइड अगर हम पतला वाला वेन में देंगे तो वो क्या होगा? ज्यादा रुक रुक के जाएगा। डेफिनेटली हम स्लो तो देते हैं, पर ये पूरा बर्न कर देगा पतला वाला वेन को। सो बेहतर है क्या? सबसे थिक वाला मोटा वाला वेन को लो पोटेशियम क्लोराइड देने के लिए, और स्लो इन्फ्यूजन डेफिनेटली कराना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर? ए, इन्फिल्ट्रेशन, बी, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सी, इन्फेक्शन, डी, पायरोजेनिक रिएक्शन। पायरोजेनिक रिएक्शन मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? पायरोजेनिक मतलब फीवर कॉजिंग, फीवर। पायरोजेन मतलब फीवर या फिर इन्फेक्शन करा के फीवर कराना। ठीक है, मान के चलते हैं जैसे कि कोई मान के चलते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज हो गया, या फिर आईवी सेट हुआ, या फिर आईवी कैनुला हुआ, उसमें लिखा जाता है पायरोजेन फ्री। इसका मतलब क्या? वो कभी भी फीवर नहीं कराएगा। ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं पायरोजेनिक रिएक्शन। अगर मान के चलते हैं आईवी इन्फ्यूजन हम, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा, अगर आईवी इन्फ्यूजन कराते हैं तो पायरोजेनिक रिएक्शन की वजह से
पल्मोनरी एडिमा होना, या इन्फेक्शन की वजह से पल्मोनरी एडिमा होना, या सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से एडिमा होना, या फिर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से एडिमा होना, या हार्ट फेलियर होना। क्या लग रहा है बताओ, क्या कॉम्प्लिकेशन है आईवी इन्फ्यूजन का जिसके वजह से पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर होगा? सर सर्कुलेटरी ओवरलोड। इन्फिल्ट्रेशन सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी ओवरलोड, अगर हमने ठीक से मेजरमेंट नहीं किया आईवी फ्लूइड का कि कितना रिक्वायरमेंट है, अगर उस हिसाब से हमने इन्फ्यूजन नहीं किया तो हो सकता है कि आईवी इन्फ्यूजन ज्यादा हमने दे दिया हो, तो ज्यादा देने से क्या होगा, देयर विल बी सर्कुलेटरी ओवरलोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या रहा है? इन्फिल्ट्रेशन मतलब कौन बोलेगा, व्हाट मीन बाय इन्फिल्ट्रेशन? मान के चलते ये हो गया हमारा हाथ, इसमें हमारा ये हो गया वेन, ठीक है ना। हम जब कोई भी कैनुला या फिर नेडल को इंसर्ट करते हैं तो ये किधर जाना चाहिए, वेन के अंदर जाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, वो प्रीक होके डबल प्रीक हो जाता है, या फिर मान के चलते हैं बाय मिस्टेक ये क्या हो गया, पंक्चर हो गया ब्लड वेसल, तो क्या होगा, इसमें जो फ्लूइड जाएगा वो जाके सारा यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द सीपेज ऑफ द आईवी फ्लूइड और लीकेज ऑफ द आईवी फ्लूइड, leakage of IV fluid from vein into the surrounding tissue. This is called as what? Infiltration. या फिर इसे बोलते हैं extravasation. Extravasation. Extravasation of the fluid. वो कहाँ से जा रहा है? वेन से जा रहा है, किधर जा रहा है, टिश्यू के अंदर। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावाजेशन। अभी टिश्यू के अंदर क्या होगा, दिस आईवी फ्लूइड विल गेट अक्यूमुलेटेड, ठीक है। अगर ये अक्यूमुलेट होता है, व्हाट आर द साइन सिम्टम यहाँ पे दिखाएगा, क्या साइन सिम्टम दिखाएगा, देयर विल बी, कभी देखे हो ना जब आईवी फ्लूइड लगाते हैं कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है ना, तो स्वेलिंग होगा। यस सर। द स्वेलिंग होना, दिस इज द कॉमन फीचर। पहले पहले स्वेलिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या, स्लो आईवी फ्लो, है ना, स्लो फ्लो रेट, मतलब जितना जोर से जाना चाहिए उतना जोर से नहीं जाएगा, स्लो हो जाएगा फ्लो रेट। देन क्या होगा, देयर विल बी हार्डनेस, हार्ड हो जाएगा वो टिश्यू एरिया, हार्डनेस होगा। और क्या होगा, कोल्ड हो कोल्डनेस होगा, ठीक है। और क्या होगा, नमनेस, पेशेंट को नमनेस फील होगा, एंड देन देयर विल बी पेन। सो दिस आर द फीचर्स अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो हमें इन्फिल्ट्रेशन के टाइम क्या करना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या चाहिए इन्फिल्ट्रेशन का, नंबर 1 क्या करेंगे, मुख तो कालो ना को स्टॉप करेंगे। पहले करेंगे क्या, स्टॉप द फ्लो। स्टॉप द फ्लूइड। पहला काम स्टॉप होता है द तुम्हें फ्लो। क्या करना, ये फ्लूइड जो चल रहा है अभी ना, वाईवी फ्लूइड, उसे बंद कर दो पहले, ठीक है। उसके उसके बाद क्या करेंगे, यूज मुख तो कालो अनदर ना साइड, रिलोकेट, हाँ या ना बोलो, यूज अनदर साइड, ठीक है। नंबर 3 क्या करेंगे, एलिवेट, ठीक है ना। जो जगह पे हमने प्रिक किया है ना, वो साइड को हम क्या करेंगे, एलिवेट करके ऊपर रखेंगे। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो। तो एलिवेट द साइड, बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं, और क्या यस करेंगे, सर। देन कवर, कवर विथ गॉज, कवर विथ गॉज, स्टीराइल गॉज, ठीक है ना। स्टीराइल गॉज के साथ उसको क्या करेंगे, मतलब उसको दबा के रखेंगे, सो दैट ये थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व होने के लिए तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो ड्राई गॉज पीस रखेंगे वो साइड पे जहां पर हमें मतलब जो मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो जगह। बात समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 months old develops severe diarrhea and is given IV fluids. The rate of flow must be observed often by the nurse to do as A. Avoid IV infiltration. B. Prevent cardiac overload. C. Replace all fluid lost. D. Prevent increased output.
कोई सीवियर डायरिया वाला 5 महीने का बच्चा है, हमने क्या किया, आईवी फ्लूइड दिया। हमें रेट ऑफ फ्लो को बिल्कुल देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि आईवी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, अवॉइड करना उसको, प्रिवेंट करेंगे कार्डियक ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए हमें फ्लो रेट को चेक कराना चाहिए। रिप्लेस ऑल द फ्लूइड लॉस्ट, हमें इसलिए चेक करना चाहिए कि सारा जितना भी फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस हमें करना है। प्रिवेंट इंक्रीज्ड आउटपुट, ठीक है ना, हमें आउटपुट को ज्यादा नहीं कराना, इसलिए फ्लो रेट को हमें मॉनिटर करना चाहिए। तो आंसर क्या है बताओ? prevent cardiac overload. यस, सो दिस विल प्रिवेंट द कार्डियक ओवरलोड। हमें ज्यादा फ्लूइड नहीं देना, इसलिए वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व कि रेट ऑफ फ्लो कितना है, ठीक है ना। चलो, the initial sign and symptom due to IV fluid infiltration include as, अगर IV fluid infiltration होता है तो initial sign symptom क्या होगा? A high grade fever with change in the flow rate, C swelling, coldness and mild pain around the insertion site, the redness around the insertion site. C, swelling, So coldness. option C. Yes, option C is the correct answer. हालांकि ये जो ना चेंज इन द फ्लो रेट, ये भी सही है। चेंज मतलब क्या? ये हो सकता है कि ज्यादा या फिर कम, हमें नहीं पता ना चेंज मतलब क्या है। हाँ ये ना बोलो, ये अगर पूछता कि स्लो फ्लो रेट, देन हम सोचते। चेंज मतलब क्या हो सकता है? फ्लो रेट इधर ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा, है ना बोलो। सो चेंज इन द फ्लो रेट हम यहाँ पे आंसर नहीं मानेंगे। और हाई डिग्री फीवर एंड रेडनेस अराउंड द इंसर्शन साइट, दिस आर गोइंग टू बी द फीचर ऑफ फ्लेबाइटिस, ठीक है ना। जब इन्फ्लामेशन होता है वेन के अंदर, या फिर ये बोल सकते हैं कि वेनस साइट में अगर इन्फ्लामेशन होता है, देन देयर मे बी हाई ग्रेड फीवर और रेडनेस अराउंड द इंसर्शन साइट। बट यहाँ पे एक चीज, फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन के बीच में एक डिफरेंस याद रखना बिल्कुल जरूरी है, वो है क्या? कोल्डनेस, ठीक है। दोनों में पेन होगा, दोनों में स्वेलिंग हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो कोल्डनेस एंड वार्म, दोनों में डिफरेंस ये होगा। फ्लेबाइटिस में क्या होगा? देयर विल बी वार्म, जब टच करोगे वो जगह में क्या होगा? वार्म फील होगा, थोड़ा सा वार्म फील होगा। एंड अगर तुम देखोगे लाइक इन केस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाला किस में, अच्छा इसको ना इसे कंपैरिजन के तौर पर देखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेबाइटिस, ये दोनों केस में अगर तुम टच करोगे तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन वाला केस में हमें पता है कि वो कोल्डनेस होगा। फ्लेबाइटिस वाला केस में क्या होगा? देयर विल बी वार्म। स्किन थोड़ा जहां पर इन्फिल्ट्रेशन आई मीन फ्लेबाइटिस हुआ है वहां पे वार्म होगा। इन्फिल्ट्रेशन जगह पे हो सकता है वहां पे स्वेलिंग हो, और वहां पे पेल कलर का हो, या फिर वहां पे ब्लूइश कलर का भी हो सकता है। लेकिन फ्लेबाइटिस वाला एरिया में क्या होगा? देयर विल बी रेडनेस अराउंड द इंसर्शन साइट। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। फ्लेबाइटिस वाला केस में फीवर होगा, पर इन्फिल्ट्रेशन वाला केस में देयर विल बी नो फीवर। इसमें फीवर नहीं होगा, दोनों में पेन हो सकता है, दोनों में पेन होगा, स्वेलिंग पॉसिबिलिटी है, पर ज्यादा स्वेलिंग जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के साथ जाएगा कंपेयर टू फ्लेबाइटिस। स्वेलिंग ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन वाला केस में होता है, हालांकि हो सकता है फ्लेबाइटिस वाला केस में, पर ये मेजर कंपैरिजन के तौर पर अगर देखोगे, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। इन्फिल्ट्रेशन वाला केस में कोल्डनेस होगा, डबल बी पेल और ब्लूइश कलर का स्किन हो जाएगा, फीवर नहीं होगा। फ्लेबाइटिस वाला केस में वार्म, रेडनेस होगा, फीवर होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लेबाइटिस मतलब क्या आता है? फ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, है ना बोलो। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, और इन्फ्लामेशन का जो 5 कार्डिनल साइन है वही तो है ना, वार्म, रेडनेस, टेम्परेचर, है ना बोलो। और क्या होगा? पेन होगा, एंड देन लॉस ऑफ फंक्शन। तो वो सारे इन्फ्लामेशन का फीचर यहाँ पर दिखाई देता है फ्लेबाइटिस वाला केस में, whereas in case of infiltration there will be no inflammatory signs. Is it clear? हाँ या ना बोलो। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is the first nursing intervention that is appropriate when an IV infusion infiltrates?
कौन सा वाला पहला वाला नर्सिंग इंटरवेंशन होगा अगर आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट होता है? A, elevate the site. B, discontinue the infusion. C, attempt to flush the tube. D, apply warm and moist compression. बी डिसकंटिन्यू Discontinue the infusion. ऑप्शन बी। बिल्कुल, देखो ये वाला Option B. डेफिनेटली आंसर है। ठीक है, नंबर 2 एलिवेट तो डेफिनेटली करना है, वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेस ये भी करा सकते हैं। अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब ये तुम्हें काम नहीं करेगा इन्फिल्ट्रेशन वाला केस में। क्यों काम नहीं करेगा ये? दिस विल अगेन इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेट्स, है ना? बोलो, अगर फ्लश करने जाओगे तो और भी तो ज्यादा फ्लूइड क्या होगा, वेन से जाएगा किधर? टिश्यू के अंदर। तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे देन डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन विल बी योर फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following nursing intervention is not appropriate when an IV infusion infiltrates? कौन सा एक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं है? नॉट अप्रोप्रिएट बोला। ए, अप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेस, मसाजिंग और रबिंग द साइट, इमीडिएटली स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, एलिवेटिंग द साइट। Massaging or rubbing the Option site. B. ऑप्शन बी। मसाजिंग और रबिंग द साइट, वेरी गुड। Touching or rubbing the site. नेक्स्ट आता है, क्लाइंट इज रिसीविंग IV fluids and develops tenderness, erythema and pain at the site. The nurse suspects which of the following? A, fluid overload, sepsis, phlebitis, infiltration. जल्दी बताओ। फीचर देखो क्या क्या है, टेंडरनेस है, एरिथमा है एंड पेन है। फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं है, आईवी फ्लूइड की वजह से, सेप्सिस तो है, Option C, sir. ये सर दोनों ही हो सकता है। फ्लेबाइटिस। आंसर इज व्हाट? No. फ्लेबाइटिस। यहाँ पे फ्लेबाइटिस क्यों है बताओ? बिकॉज ऑफ, देखो टेंडरनेस दोनों में होगा, पेन तो दोनों में होता है, एक चीज जो डिफरेंशिएट किया वो है क्या? एरिथमा, है ना? एरिथमा मतलब क्या? रेडनेस। और रेडनेस कौन सा वाला केस में आता है? वो है फ्लेबाइटिस वाला केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब फ्लेबाइटिस होता है यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम एक है हमारे पास, ये एग्जाम में स्कोर पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कंडीशन है तो बताओ वीआईपी स्कोर के हिसाब से ये कितना स्कोर है, या फिर इसका मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। यू हैव टू गो थ्रू द वीआईपी स्कोर। ठीक है, वीआईपी स्कोर मतलब क्या? V stands for visual, I stands for infusion, P stands for phlebitis। ठीक है, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर, इसका जो मिनिमम स्कोर है वो है 0 एंड मैक्सिमम स्कोर है 5। ठीक है, तो फ्लेबाइटिस असेसमेंट के लिए हमें विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर या वीआईपी स्कोर हमें यूज करना है। ठीक है, तो स्कोर 0 मतलब क्या? 0 मतलब है देयर इज नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व द कैनुला। कोई साइन नहीं है फ्लेबाइटिस का, देयर इज नो रेडनेस, देयर इज नो स्वेलिंग, देयर इज नो साइंस ऑफ फ्लेबाइटिस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू नथिंग, क्योंकि कोई तो साइन नहीं है, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है कैनुला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आईवी फ्लूइड चलाते रहना है। सो द आईवी साइड अपीयर्स हेल्दी। ठीक है ना, IV site appears healthy, there is no signs of phlebitis, your management will be only observation, do not do anything। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं द स्कोर 1। स्कोर 1 कब देंगे? अगर ये दोनों में से कोई एक साइन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंट, either there will be slight pain at the IV site, IV site में there will be IV site में slight pain होना, या रेडनेस नियर द आईवी साइट। ये दोनों में से कोई अगर एक है देन देयर मे बी अ पॉसिबल फर्स्ट साइन ऑफ फ्लेबाइटिस। ठीक है, तो देंगे स्कोर क्या? 1। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो क्या एक है Yes, sir. पेन, दूसरा रेडनेस। अगर तुम इतना भी याद नहीं रख सकते तो याद रखना पेन और दूसरा क्या? रेडनेस। दोनों में से कोई एक अगर है then you have to give the score 1। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं।
अगर 2 ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट, हाँ अगर स्कोर 1 है, अगर स्लाइड पेन है या फिर रेडनेस है, देन अगेन वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कराना है। अगर 3 फीचर यहाँ पे क्या, पेन है, रेडनेस है और स्वेलिंग, ठीक है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, तीनों में से कोई 2 चीज है तो देंगे स्कोर क्या, 2। बात समझ गए? तो कितना स्कोर देंगे, 2 स्कोर देंगे। So this is the early stage of phlebitis and you have to remove the cannula and you have to insert it on other side। दूसरा कोई जगह पे तुम्हें रीसेट करना है, रिलोकेट करके इंसर्ट करना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So now this is regarding the VIP score 2। Now VIP score 3। 3 मतलब क्या यहाँ पे आ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट, इनमें से अगर तीनों साइन प्रेजेंट है, क्या, पेन है, रेडनेस है एंड स्वेलिंग है। इंड्यूरेशन मतलब स्वेलिंग। यहाँ पे 3 चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पेन है, रेडनेस और स्वेलिंग देख रहे हैं। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो? अगर तीनों है देन देंगे स्कोर 3, ठीक है ना। अगर ये बोलेंगे क्या, दिस इज मीडियम स्टेज phlebitis and you have to reset the cannula and consider treatment। कंसिडर ट्रीटमेंट मतलब मोस्ट कॉमनली यहाँ पे एंटीकोआगुलेंट दिया जाता है, ठीक है ना, एंटीकोआगुलेंट दिया जाएगा जो कि यहाँ पे फ्लेबाइटिस को कम कराने के लिए बेनिफिट होगा बेसिकली, या फिर हम दे सकते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे। अगर नेक्स्ट स्कोर 4 स्कोर कब देंगे, इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर एविडेंट। यहाँ पे 4 फीचर्स होगा, क्या, देयर विल बी पेन along the path of the cannula, redness है, swelling है and palpable venous cord, देंगे स्कोर 4। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बताओ? अगर कोई साइन नहीं है तो 0 दे दिए, अगर एक साइन है तो स्कोर 1, अगर 2 साइन है तो स्कोर 2, अगर 3 साइन है तो स्कोर 3, अगर 4 साइंस हैं तो देंगे स्कोर 4, ठीक है। अगर 5 साइन है तो देंगे स्कोर 5। क्या 5 साइन है, अगेन पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, palpable venous cord है एंड फीवर है। तो हमें 5 साइन याद रखना बस, ठीक है ना। क्या क्या 5 साइन है बताओ, व्हाट आर द 5 साइंस वी हैव फ्लेबाइटिस के लिए? 5 साइन क्या क्या है? नंबर 1 बताओ, क्या मैंने बोला, एक है पेन, नंबर 2 Tenderness, swelling, वेरी गुड, नंबर 3 बताओ, रेडनेस, रेडनेस, वेरी ठीक है, नंबर 4 मतलब एक्चुअली रेडनेस को हम सेकंड में रखना चाहिए, रेडनेस एंड देन स्वेलिंग एंड देन क्या, palpable venous cord, palpable venous cord, ठीक है। नंबर 5 क्या, म्यूट रखना प्लीज, म्यूट रखना अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो। एंड देन 5 मतलब क्या, पायरेक्सिया या फिर फीवर, जो भी बोल सकते हो, फीवर। अगर बस एक ही है तो बोलेंगे क्या, स्कोर, मतलब अगर कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है तो स्कोर 0। अगर बस पेन है या फिर रेडनेस है, दोनों में से कोई एक है, ठीक है, तो देंगे स्कोर 1। अगर तीनों में से कोई 2 है तो देंगे स्कोर 2, अगर तीनों है तो देंगे स्कोर 3, हाँ या ना बोलो? बात समझ रहे हो? या फिर अगर 4 साइन है, 4 तक ये कंप्लीट 4 Yes, साइन है sir. तो देंगे 4, अगर पूरा है तो देंगे स्कोर 5। ऐसा है तो ना, है या ना बोलो? Yes, sir. सो डिपेंडिंग ऑन कि कितना साइन है उस हिसाब से हम स्कोरिंग करा के जा रहे हैं। स्कोर 0 एंड 1 के लिए क्या है, बस ऑब्जर्वेशन है या ना बोलो? बात समझ रहे हो क्या? और बाकी के लिए क्या है बताओ, स्कोर 2 के लिए रिसाइट कराना और बाकी तीनों के लिए रिसाइट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. बताओ, अभी मुझे बताओ, स्कोर 4 इसका मतलब क्या है? स्कोर 4 मतलब क्या क्या फीचर्स होगा? नंबर 1 साइन बताओ, पेन होगा, पेन होगा,
नंबर 2 क्या Swelling, होगा? होगा रेडनेस रेडनेस होगा। होगा, palpable venous cord. ठीक स्वेलिंग है, होगा, नंबर 3 क्या palpable होगा? venous देयर विल cord, बी स्वेलिंग। नंबर 4 क्या होगा? देयर palpable विल बी venous cord, palpable cord, palpable palpable venous venous cord, and fever. palpable venous cord मतलब वेन को तुम अच्छे से palpate कर पाओगे, venous cord, ठीक है ना? तो ये हो गया 4 साइंस जो कि हमें बताएगा, 4 साइंस हैं। देन वी कैन गो विद द स्कोर 4। ये सारे 4 फीचर होना जरूरी है। तब देंगे क्या? 4 स्कोर देंगे। अगर 4 स्कोर है तो क्या देंगे? क्या करेंगे बताओ? मैनेजमेंट क्या होगा इसका? दिस इज एडवांस स्टेज, है ना? बोलो, दिस इज एडवांस्ड स्टेज। एडवांस स्टेज होता है स्कोर 5, 4 एंड 5, ठीक है। एंड अर्ली होता है 2 एंड मीडियम होता है 3। मीडियम होता है 3, अर्ली होता है 2 और बाकी तो फर्स्ट साइन है 1 एंड देयर इज नो साइन 0, ठीक है ना? 0 को क्या बोलते हैं? नो साइन, ठीक है। 1 को बोलते हैं क्या? द फर्स्ट साइन, पॉसिबल फर्स्ट साइन। 2 को बोलते हैं अर्ली साइन, ठीक है ना, या अर्ली स्टेज बोलते हैं। एंड 3 को बोलते हैं मीडियम स्टेज एंड 4, 5 ये दोनों को बोलते हैं एडवांस्ड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर स्कोर 4 है तो दिस 4 एंड 4 दोनों तो एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस है, ठीक है ना? एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस में क्या करना? रिसाइट, पहले वाला आता है क्या? रिसाइट कराना है, ठीक है। रिसाइट करना के बाद क्या करेंगे? देयर विल बी नंबर 2 ट्रीटमेंट। बात समझ गए? रिसाइट एंड ट्रीटमेंट। रिसाइट कब से शुरू हो रहे हैं? रिसाइट आफ्टर 1 और 2, स्कोर 2, ठीक है ना? आफ्टर स्कोर 2 हमें क्या करना? रिसाइट करना है कानुला, ठीक है ना? कानुला को रिसाइट कर देना। अगर 2 साइन मिल गया, 1 साइन तक ठीक है, ऑब्जर्वेशन चलेगा, ठीक है ना? जब से 2 साइन आ गया, पेन है, रेडनेस है, देन यू हैव टू रिमूव इट, ठीक है? यू हैव टू रिमूव द कैनुला। बात समझ गए? कहिए ना, बोलो। सर यस सर, जब Yes, 3 sir. साइन आ जाता है देन यू हैव टू लाइक पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, 3 साइन आ गया तब से शुरू हो जाएगा क्या? ट्रीटमेंट, ठीक है ना? एंटीकोगुलेंट एंड साथ में हम जैसे कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं, लाइक फीवर अगर है तो उसके लिए चलेगा, या फिर NSAID या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी जो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द VIP स्कोर। मैंने कुछ ट्रिक बताया, यू कैन रिमेंबर बाय दैट। सुना, चल मी द इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला कौन सा वाला साइज है? 20, कितना का उसमें? 20 का उसमें तो है नहीं। 22. 22. 20 आता है पिंक कलर वाला, ये ठीक है ना? 22, ये वाला क्या है बताओ? दिस इज ऑन 22 कॉस, 22, ठीक है ना? तो दिस इज ब्लू कलर। ब्लू कलर मतलब क्या? 22 गॉस वाला IV कैनुला है। ये वाला बताओ, ये क्या है? सेंट्रल लाइन है, वेरी गुड। Central line. Central line. सेंट्रल लाइन कैथेटर, दिस इज योर सेंट्रल लाइन कैथेटर, ठीक है ना? इसमें 3 पोर्ट है, कभी कभी 4 पोर्ट वाला आता है, तो 3 पोर्ट 2 में, पोर्ट, हाँ 3 पोर्ट वाला ये आता है क्या? प्रॉक्सिमल पोर्ट, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल पोर्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल पोर्ट कौन सा वाला है बताओ? तो प्रॉक्सिमल पोर्ट व्हाइट कौन सा वाला, वाला है? द व्हाइट वाला, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल इज अ व्हाइट पोर्ट, ठीक है ना? और यहाँ पे ये वाला, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड पोर्ट, समटाइम्स वी आर सेइंग दिस इज अ ग्राउंड पोर्ट, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? कभी कभी ग्राउंड पोर्ट भी बोला जाता है, और दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्टल पोर्ट, ठीक है। और ये वाला जो ब्लू वाला है, दिस इज कॉल्ड मीडियल पोर्ट, दिस इज कॉल्ड द मीडियल पोर्ट, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पोर्ट मतलब क्या? जहां पर सबसे आगे, यहाँ पर एक ओपनिंग होगा सबसे आगे, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं द मीडियल पोर्ट, मतलब यहाँ पर दिस इज अ मीडियल पोर्ट एंड डिस्टल पोर्ट यहाँ पे, दिस इज प्रॉक्सिमल। ओपनिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, दिस इज योर मीडियल एंड दिस इज योर डिस्टल पोर्ट, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है क्या? और अगर देखोगे सेंट्रल लाइन वाला क्लास आगे हम करेंगे, वो सेंट्रल लाइन क्लास में और ज्यादा डिटेल में बताएंगे।
यहाँ पे मैंने जैसे बता रहा था, नाउ दिस इज योर स्टर्नल हेड, जो कि स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल का यहाँ पे स्टर्नम से शुरू हुआ और गया कहाँ पर मास्टोइड प्रोसेस तक। ये वाला आता है क्लेविकल, क्लेविकल से ऐसे जा रहा है, तो दोनों इससे मर्ज हो जाते हैं साथ में। नाउ दिस इज द ट्रायंगल जहाँ पर हमें क्या करना होता है, सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। और सेंट्रल लाइन इंसर्ट कहाँ पर करते हैं, इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अगर ये वाला नहीं करते तो यहाँ पे सबक्लेवियन वेन है, सबक्लेवियन वेन के ऊपर कर सकते हैं या फिर फेमोरल वेन। ये वाला बताओ ये क्या है, Pediatric set. yes this is pediatric drip set, Pediatric drip set. ड्रिप सेट। पीडियाट्रिक ड्रिप सेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी हम ड्रग लगाना चाहते हैं ना, देना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड बरेट, ठीक है ना। बरेट मतलब क्या, बरेट मतलब ग्रेजुएटेड ट्यूब, या फिर ग्रेजुएटेड कोई भी एक ट्यूब हो या फिर कुछ डिवाइसेस हो, दैट इज कॉल्ड बरेट। बरेट मतलब क्या, जिसमें कुछ नंबर लेवल किया गया हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml ऐसे करके लिखा है ना, तो दिस इज कॉल्ड बरेट। बरेट मतलब कोई ट्यूब है जिसके अंदर लेवलिंग किया गया हो, ठीक है। तो इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, पॉलीबॉल, पॉलीबॉल बरेट ड्रिप सेट, ठीक है ना। पॉलीबॉल बरेट ड्रिप सेट बोला जाता है। पॉलीबॉल बरेट ड्रिप सेट मतलब क्या, पॉलीबॉल मतलब क्या, पॉली वॉल्यूम मतलब मल्टीपल वॉल्यूम, ठीक है ना। पॉली मतलब क्या, मल्टीपल, है ना, बोलो। तो मल्टीपल एंड वॉल, वॉल मतलब क्या आता है, वॉल्यूम, ठीक है ना। सो पॉली वॉल याद रख सकते हैं, पॉलीबॉल प्रो बरेट, BURETT। बरेट मतलब क्या, जहां पर एक ट्यूब ग्रेजुएटेड हुआ हो जिसमें लेवल किया गया हो इसमें कितना वॉल्यूम है करके। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीबॉल प्रो बरेट सेट या फिर पीडियाट्रिक ड्रिप सेट इसको हम बोलते हैं, जहां पर बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर इन्फ्यूजन पर्पस, ठीक है ना। कोई भी जैसे कोई ड्रग हो गया या मेट्रोजिल हुआ, कोई भी चीज हम अगर पीडियाट्रिक को देना चाहते हैं वो हम इसके थ्रू दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना क्लास है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारा है, और रिगार्डिंग सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन, वो भी एक क्लास होगा जिसमें और ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। आज का क्लास था रिगार्डिंग आईवी कान्वुलेशन एंड नीडल स्टिक इंजरी। अभी अगर कोई डाउट है किसी को पूछ सकते हो, जितना हमने डिस्कशन किया। सर एक बार वो जो पायरोजेनिक बोले थे उसके बारे में बोल देना। व्हाट मीन बाय पायरोजेनिक, पायरोजेनिक मतलब क्या होता है, जेनिक मतलब क्या, जेनिक मतलब जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, ठीक है ना। पायरो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पायरोजेन, पायरो मतलब ये मान के चलो इन्फेक्शन या फिर फीवर, यस ठीक है ना। फीवर यस प्रोड्यूसिंग और इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग कोई भी अगर चीज है, मान के चलते हैं कभी कभी हम जो नीडल प्रिक करते हैं, तो नीडल हमारा क्या होता है, मान के चलते हैं उसमें जंग लगा, मतलब अगर वो स्टेनलेस नहीं होता, ठीक है ना, तो यस इसमें क्या होता है, उसमें डस्ट होता है ना, बोलो। तो अगर हम यस वो सर हम इंसर्ट कर देते तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने का पॉसिबिलिटी रहता, तो वो क्या यस पायरोजन फ्री हो गया, नहीं ना। तो नहीं सारे जो कंपनीज है ना वो क्लेम करते हैं कि जो हम डिवाइस आपको देते हैं ना वो सारे डिवाइस पायरोजन फ्री है, वो लिखा यस होगा। जो भी अगर मतलब इंजेक्शन देखोगे उसमें लिखा होगा पायरोजन फ्री, मतलब यस ये अगर तुम निडल प्रिक करोगे पेशेंट को फीवर नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर ठीक थैंक है, कोई डाउट, थैंक यू ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank